दूसरा कॉमर्स स्टूडेंट एक ही सपना देखता है कि क्लास 12 के बाद मैं एसआरसीसी कॉलेज में एडमिशन लूं। पर क्या हर किसी को एसआरसीसी में एडमिशन मिलता है? नहीं मिलता। इसके पीछे का रीजन है सही स्ट्रैटेजी ना फॉलो करना, लास्ट मोमेंट पे सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना। अगर आप चाहते हो आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लो तो सही स्ट्रैटेजी अभी से फॉलो करना स्टार्ट करो और इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको ओवरऑल आपके सीयूईटी मार्क्स में क्या करेगा, हाई स्कोर करने में हेल्प करने वाला है। तो देखो, बेसिकली ना हमारे जो सब्जेक्ट है कॉमर्स में वो होते हैं तीन: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमें तीन बुक्स पढ़नी होती हैं: माइक्रो, मैक्रो एंड इंडियन इस साल रिसेंटली आपके सिलेबस में इन्होंने ऐड ऑन की है। तो देखो, जब भी हम माइक्रो की बातें करते हैं ना, तो माइक्रो के केस में क्या होता है, माइक्रो में हमें पढ़ना होता है 50% न्यूमेरिकल, 50% थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, एन लिख दिया और यहाँ पे थ्योरी लिख दी। इस बार तो काफी ज्यादा बच्चे डिसअपॉइंटेड थे इसके न्यूमेरिकल से, क्योंकि काफी क्वेश्चन आए थे ग्राफ और न्यूमेरिकल के बेसिस पे और काफी डिफिकल्ट लेवल के थे। फिर अगर मैक्रो की बात करें तो अगेन यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों देखने को मिलता है, पर रेशियो थोड़ा डिफरेंट है। या फिर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट आपका होता है, मान लेते हैं 75% और 25% होता है यहाँ पे न्यूमेरिकल। अगेन इस बार भी पूरे आपके इकोनॉमिक्स में ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिले। इंडियन 100% आपका थ्योरेटिकल तो है, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी कम आए हैं इस बार एग्जाम में। बिजनेस स्टडीज की बात करें तो इट इज बेस्ड अपॉन कंप्लीट थ्योरी, यानी 100% थ्योरेटिकल। अकाउंटेंसी अगेन 3 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, पार्टनरशिप वाली बुक आती है, शेयर्स वाली, कंपनी वाली जो बेसिकली आप कहते हो, और यहाँ पे ऑप्शन होता है कंप्यूटराइज्ड और फाइनेंशियल में आपका। बट अगर हम अकाउंटेंसी को देखें तो यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो 15% है, न्यूमेरिकल पार्ट आपका 85% है। अब मुझे एक बार कॉमन सेंस या फिर एक एक्चुअल रियलिटी के साथ ये चीज बताना कि क्या न्यूमेरिकल में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं या नहीं होते। क्या आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में अश्योरिटी ले सकते हो कि मेरा 2 + 2 4 ही निकल के आया होगा? नहीं ले सकते ना। हो सकते हैं ना चांसेस की गलतियां हो जाएं, पर क्या थ्योरेटिकल पार्ट को अगर हम सही से कवर अप करें, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ देखें, तो क्या मेरी यहाँ पे गलती होने के चांसेस कम होंगे एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, है ना। यानी कि बीएसटी को अगर सही से पढ़ो तो ये तुम्हें हाई स्कोर दिलाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, प्लस तुम्हारे लिए एक एज की तरह वर्क करेगा तुम्हारे ओवरऑल सीयूटी सब्जेक्ट्स के मतलब ओवरऑल जो आपका सीयूटी का स्कोर होता है उसमें। तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, अभी से प्रिपरेशन करो, टाइम पे कंप्लीट करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके बाद तुम अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स को दे पाओ, यहाँ पे भी अपनी उतनी ही कमांड बना सको। तो देखो, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्लैरिटी के साथ स्टार्ट होती है, ना कि किसी कंफ्यूजन के साथ। सिलेबस की बात करें तो टोटल यूनिट्स आती हैं आपकी यहाँ पे 12, और ये जो 12 यूनिट्स हैं ये 2 बुक्स में डिवाइडेड है, या 2 पार्ट्स में आप कह सकते हो, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे है, पार्ट बी में बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं। तुम कहोगे कि मैम यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि सिलेबस में तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स मेंशन है। जनरली जो सीयूईटी का सिलेबस होता है वो बेस्ड होता है आपकी एनसीईआरटी पे, और एनसीईआरटी में बीएसटी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब अगर हम एनालिसिस देखें अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके, हम 2026 भी ऐड ऑन कर लेते हैं, क्योंकि मेजर एग्जाम मतलब ज्यादातर हो चुके हैं 2026 के भी एग्जाम्स। तो 2022 में पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट, 23 मॉडरेट, 24 मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है एंड 25 इजी टू मॉडरेट। और इस बार का भी पेपर स्टूडेंट्स ने बताया है मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है। स्टार्टिंग में जो एग्जाम्स हुए हैं उन्होंने बोला कि हमारा पेपर, मतलब जिनके भी स्टार्टिंग में एग्जाम्स थे उन स्टूडेंट ने बोला हमारा पेपर काफी मॉडरेट था, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस ने हमें बहुत ज्यादा हेल्प की है, मॉक्स और पीवाईक्यूज के। पर जो लास्ट शिफ्ट के बच्चे चल रहे हैं ना, अभी मेरे को अभी कल एक स्टूडेंट ने कॉल करके बोला कि मैम पेपर का लेवल काफी ज्यादा चेंज कर दिया इन्होंने स्टार्टिंग से अब तक में, यानी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट थी। तो ये तुम्हारा ओवरऑल क्या है, एनालिसिस या फिर आप ट्रेंड कह सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो। अब देखो,
नोट्स क्यों जरूरी होते हैं? नोट्स रहेंगे तो तुम प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो, और जब आप पढ़ते टाइम ना लिख रहे होते हो तो बैक ऑफ द माइंड आपकी चीजें स्टोर होती हैं जो इंस्टेंटली हिट करती हैं जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स बनाते टाइम आप फ्लो चार्ट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, और हाँ, कीवर्ड्स को जरूर हाईलाइट करो, ठीक है? और ये सब किस पे बेस्ड होना चाहिए? ये सब आपको बेस्ड रखना है अपने एनसीईआरटी, मतलब बेसिकली आपका जो कंटेंट होगा वो बेस्ड होगा एनसीईआरटी पे, बीएसटी में। रीजन, लाइन टू लाइन क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो, मेरी क्लास के बाद मैं नोट्स तो तुम्हें प्रोवाइड करती हूँ जो ऑलरेडी एनसीईआरटी बेस्ड होता है, पर क्विक रिवीजन के लिए तुम्हें क्या करने की जरूरत है? फ्लो चार्ट और माइंड मैप्स बनाने होंगे जो तुम्हें इंस्टेंट हेल्प करेंगे रिविजन्स में तुम्हारे। उसके बाद आता है आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक्ट एज व्हाट? बाइबल। यानी अगर एनसीईआरटी रीडिंग नहीं की तो तुम हमेशा एक प्रॉब्लम में रहोगे बीएसटी सब्जेक्ट में। तो रीडिंग इज व्हाट? मस्ट। प्लस जो बैक एक्सरसाइज होती है ना, दी होती है तुम्हारी एनसीईआरटी में, वो भी तुम्हें क्या करना है? करने की जरूरत है। प्लस रीडिंग करते टाइम आपको कीवर्ड्स यहीं से पिक करने हैं अपने। ओके, डन हो गया। अब क्या एनसीईआरटी रीडिंग हमें डायरेक्ट करनी है? अगर डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ जाओगे, एक वर्ड समझ में नहीं आएगा तुम्हें, कहीं लिख के ले लो मेरी ये बात। ज्यादा से ज्यादा आधा चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन दो, मतलब क्विक रिवीजन नहीं कहेंगे, एक पहले क्या कर लो, जल्दी जल्दी रीडिंग दे लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो, फिर क्या करो? एनसीईआरटी रीड करो। थोड़ा टाइम जाएगा, पर जो कमांड तुम्हें उस पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर पार्ट में मिलेगी ना, ये चीजें फॉलो करके, वो तुम्हें तुम्हारे बोर्ड से लेकर सीयूईटी एग्जाम में मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एनसीईआरटी रिलेटेड। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या हमें हर चैप्टर, हर टॉपिक को करने के बाद करनी होती है? यस। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर टॉपिक को पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हमें सॉल्व करने की जरूरत है पार्ट वाइज। मैम इतने क्वेश्चंस अभी से क्यों सॉल्व करने? एग्जाम में टाइम है। अगर अभी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो लास्ट में तुम पीवाईक्यूज और मॉक पे ज्यादा फोकस कर पाओगे, और ये तुम्हें बताएगा तुम्हारे प्रिपरेशन की रियलिटी कि क्या तुम्हें कोई टॉपिक सच में समझ में आया है भी या नहीं समझ में आया, या बस तुमने ऊपर ऊपर देख के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ये बताएगा तुम्हें कि कितनी कमांड तुम किसी पर्टिकुलर टॉपिक में होल्ड करते हो। तो सीक्वेंस यही होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब देखो, बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि हमें ना क्लासेस मिलती तो हैं पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, क्योंकि जीएटी भी लेना है आपको, मैथमेटिक्स भी लेना है, डोमेन तो लेना ही है, प्लस लैंग्वेज भी लेनी है, और बुक्स को लेके भी तुम्हें कंफ्यूजन होता है। तो तुम्हारी इन प्रॉब्लम्स का हमारे पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारे आरएम बैच के थ्रू और महापैक के थ्रू, जहाँ पे आपको ये सारी ही चीज़ें मिलेगी, प्लस आपको आपके एडमिशन तक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। आपका कोई भी बेसिक से बेसिक डाउट होगा वो भी सॉल्व किया जाएगा, आपको ई बुक्स, आपको बुक्स, आपको मॉक्स, हर चीज़ मिलेगी। आप परचेज कहाँ से कर सकते हो? तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे आप टाइप करो adda247.com। इसमें जाने के बाद हमारे पास एक ऐसी स्क्रीन ओपन होके आएगी जहां पे हमें ऑल कोर्सेज में जाना है। सीयूईटी यूजी पीजी एंट्रेंस पे जाओ, सीयूईटी कॉमर्स टैप करो। देखो यहाँ पे हमारा महापैक प्रो, महापैक एंड आरएम 2.0 बैच तीनों ही शो कर रहे होंगे। आरएम की क्लासेस अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई हैं, और महापैक में आपको हर एक बैच की क्या मिलती है? एक्सेस मिलती है। वो लास्ट बैच क्यों ना हो, हमारा जो भी अपकमिंग क्रैश कोर्स होता है सब कुछ आपको मिलता है। प्लस अगर हम कोई भी नए मॉक्स लेकर आते हैं, कोई भी नया बैच होगा, सबकी एक्सेस महापैक में मिलेगी। और आरएम में आपको पर्टिकुलर इस बैच की तो एक्सेस मिलेगी, इसमें आपको क्लासेस सारी मिलेंगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड हर एक सब्जेक्ट की, साथ ही साथ आपको डाउट वगैरह भी सॉल्व कराए जाएंगे। अब मुझे अगर महापैक परचेज करना है तो मैं कैसे परचेज करूँ? मुझे क्या करना है, सिंपली महापैक पे क्लिक करना है, यहाँ पे मुझे बाय नाउ पे जाना है, यूज करो आप कोड, एक सेकेंड, सिंपली हमें यूज करना है कोड AD50 फॉर एडिशनल डिस्काउंट, जिससे इसका प्राइस क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। आई नो तुम लोगों को अभी ये अमाउंट बहुत ज्यादा लग रही है, पर ट्रस्ट मी आपके एग्जाम्स में ना लास्ट मोमेंट तक एनटीए चेंजेस कर रहा होता है, और जो बच्चे ऐसे सर्टेन पीरियड का बैच लेते हैं फिर वो लास्ट में कन्वर्ट करवा ही रहे होते हैं महापैक में, जैसे कि इस बार करवाया बच्चों ने जब इंडियन इकोनॉमी ऐड कर दी इन्होंने, और बीएसटी में भी एक नया टॉपिक पूरा ऐड कर दिया।
तो महापैक में जल्द से जल्द एनरोल करो, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो बैकलॉग फेज में हमें फंसने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें महापैक नहीं, हमें एक सर्टेन पीरियड तक अपना सिलेबस बस कवर अप करना है, तो आप आरएम बैच में भी क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। आरएम 2.0 में करना, यहाँ पे बाय नाउ पे जाएंगे और एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे 2.0 में जाके हम कोड यूज करेंगे AD50, जिससे इसका भी प्राइस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी मेल आईडी के थ्रू, दैट इज akriti.singh@adda247.com पे। देखो ये तो हो गया हमारा कि आप कहाँ से अपनी चीजें क्लैरिटी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखना, जो पहले कोई चीज स्टार्ट करता है ना, वो हमेशा एक एडवांटेज के साथ रहता है। इवन हमने तो बीएसटी में पढ़ा भी है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो क्यों मिस करनी है। अब अगर देखें तो हमें कब तक हमारा बीएसटी का सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखो हमें बीएसटी के लिए ना हर महीने मान लेते हैं अभी हम जून लेते हैं, तो मुझे जून में एटलीस्ट 2 चैप्टर मेरे कंप्लीट करने हैं। ओके, अब ये 2 चैप्टर आपके स्टार्टिंग के हो सकते हैं या फिर आपके बाद के भी हो सकते हैं। जैसे ही 2 चैप्टर मैं टॉप मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लूँ ना, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद मुझे क्या करना है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, प्लस PYQ सॉल्व करने हैं। कौन से, तुम्हारे चैप्टर वाइज। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग होते हैं, चैप्टर वाइज PYQs क्या होते हैं, अलग होते हैं। हर एक महीने में हमें ऐसे ही 2 से 3 चैप्टर क्या करने हैं, कवर अप करने हैं, और हमें ट्राई करना है कि अक्टूबर तक क्या हो जाए, हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए बीएसटी का, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अपनी आराम से अपेयर कर सको, क्योंकि प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं नवंबर से। और अगर आपका बोर्ड नहीं भी है तो भी अगर आप अक्टूबर तक इसका सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही क्या रहेगा आपके पास बचेगा। तो आपके पास टाइम होगा ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने का, प्लस सैम्पल पेपर्स देने का, जिससे क्या होगी आपकी प्रिपरेशन एक प्लस पॉइंट पे चली जाएगी। और हाँ, याद रखना मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा हेल्प होगी। जितना जल्दी बीएसटी का सिलेबस कंप्लीट होगा, उतना ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए होगा। तो इसके सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करो, ताकि तुम बाकियों के न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस कर सको। तो क्या मैम ये सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद हमें इस सब्जेक्ट को टच ही नहीं करना है? टच करना है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में। मान लो मेरा सिलेबस अक्टूबर में कंप्लीट हो गया, ठीक है, नवंबर में भी मान लेते हैं खींच ले जा रहे नवंबर तक, तुम अपने अकॉर्डिंग। तो इसके बाद हमें क्या करना है, दिसंबर से ना हमें 4 फुल लेंथ मॉक देने होंगे, ठीक है, बीएसटी के। और बाकी टाइम में अपने बाकी क्वेश्चंस, बाकी चीजों को, बाकी सब्जेक्ट को देखते रहना, जिससे क्या होगा तुम्हें काफी हेल्प मिल जाएगी बीएसटी में। सिलेबस भी कंप्लीट, बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम देने के लिए भी होगा। तो ये चीजें तुम्हें डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। और हाँ, रेक्टिफिकेशन मत करना, केस स्टडी कभी नहीं सॉल्व होगी तुमसे। और जैसे इस बार क्वेश्चंस आ रहे हैं ना लास्ट में, रेक्टिफिकेशन से तो किसी जन्म में नहीं होना। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक के थ्रू, PYQs के थ्रू मस्ट है तुम्हारे लिए। और कुछ मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें कंप्लीटली अवॉइड करने की जरूरत है, यानी कि कोई टाइम टेबल नहीं, कोई रिवीजन नहीं। तुम्हें लगता है रिवीजन तो लास्ट के डेज पे होता है, हर चैप्टर को जब कंप्लीट करो ना, तो अगले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पिछले चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। नो टाइम टेबल, आज हम 2 बजे पढ़ने बैठ गए, अब अगले 4 दिन बाद क्या करेंगे, 5 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे बीएसटी। ऐसे काम नहीं चलेगा। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, हर एक सब्जेक्ट को क्या दो, टाइम दो, जिससे क्या हो सके आप हर सब्जेक्ट को सही से पढ़ सको। ये सिर्फ और सिर्फ बीएसटी के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट्स के लिए बता रही हूँ। इग्नोरिंग एनसीईआरटी, बीएसटी में एनसीईआरटी इग्नोर किया तो नंबर इग्नोर कर रहे हो तुम अपने हाथों से। तो एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट, प्लस कीवर्ड्स पे क्या करना है, फोकस करना है। बार बार बोल रही हूँ, एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट होती है, हेल्प मिलेगी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ रीड करना, सिर्फ रीड करने बैठोगे तो बोरियत और कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। उसके बाद वॉचिंग लेक्चर्स ओनली। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं ना कि यार सिर्फ लेक्चर्स देख लेने से हमारा काम चल जाएगा। सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। जब तक खुद से एक बार नहीं देखोगे क्लास करने के बाद, तब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद मॉक टेस्ट अवॉइड करना। लोगों को लगता है कि हमारा क्या होगा,
कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा अगर हम मॉक टेस्ट देंगे। अरे मॉक टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि गलती कहाँ पे है, तभी तो एनालिसिस करोगे और फिर उस चीज पे वर्क कर पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लास्ट टाइम प्रिपरेशन। सबको लगता है यार बोर्ड के बाद क्या करेंगे, सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, 2 महीने तो हो जाएगा। क्या बाकी बच्चे मतलब कुछ भी बिना सोचे समझे स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं? कुछ तो लॉजिक, कुछ तो होगा उनके दिमाग में कि वो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं। या टीचर्स बिना मतलब आपको बोलते हैं कि यार स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। रीजन है लास्ट मूवमेंट पे तुम 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट कवर करोगे, पर एसआरसीसी जैसे कॉलेज में जाने के लिए तुम्हारे पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं, स्पेशली जीएटी, मैथमेटिक्स, इन पे तो इतना टाइम लगता है और जीएटी जैसे सब्जेक्ट्स का तो तुम्हें कोर भी नहीं पता। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे तभी बेसिक से लेके डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन तुम क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अभी से स्टार्ट करो, ये 2 महीने 3 महीने में नहीं करना। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि थोड़े नंबर लाके हमें पास होना है। यहाँ पे जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने ही चांसेस होंगे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलने के, जितने कम नंबर घर बैठने के चांसेस उतने तुम अपने बढ़ा लोगे। तो अभी से स्टार्ट करो, ओके, ताकि क्या हो सके, तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज इजिली मिल सके। बेस्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन ये होता है हमारा जून से ही, हालांकि तुमने तो काफी टाइम अपना गवा दिया है। मई से स्टार्ट करो, जून से स्टार्ट करो, ताकि क्या कर सको, बोर्ड के साथ चीजें मैनेज कर सको। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो इन चीजों को अगर सही से फॉलो किया तो बीएसटी में नंबर लाने से तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। प्लस तुम्हें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज क्या है और तुम कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्ट करने के बारे में प्लान कर रहे हो। प्लस ये चीज देख रहे हो क्या लिखा है, कमेंट जरूर करना अपना टफेस्ट टॉपिक अपने बीएसटी सब्जेक्ट का।